हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। गाइस, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से 100% मान के चलिए क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। हर साल आता है तो इस बार भी आएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर या फिर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का क्या मतलब होता है। सबसे पहले समझिए फॉरफीचर ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है। देखो, जनरली आपको पता है कि जो कंपनी होती है वो क्या करती है, शेयर होल्डर से जो पैसा मंगाती है वो इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, ठीक है। आपको पता है 4 इंस्टॉलमेंट होती है, जैसे एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, अलॉटमेंट हो गया, या फिर मान लीजिए फर्स्ट कॉल आपका हो गया एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गया, ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गया। तो देखो, एप्लीकेशन के समय तो आप पैसा देते ही देते हो, एडवांस में देना पड़ता है आपको। यहाँ पे तो कोई बकाया हो नहीं सकता, या फिर यूँ कहें कि कोई भी कॉल्सनी एरियर नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए कंपनी ने आपसे अलॉटमेंट के लिए कॉल किया और आपने पैसा नहीं दिया। आपने कहा कि कंपनी से कि कंपनी देखो, अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू चल रहा है और मैं अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के समय दे दूंगा, फर्स्ट कॉल वाला भी और अलॉटमेंट वाला भी। तो कंपनी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप तो हमारे शेयर होल्डर हैं, थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, आपसे कहा कि ठीक है, आप फर्स्ट कॉल पे ही पैसा दे दीजिएगा। लेकिन जब कंपनी ने आपसे फर्स्ट कॉल पे पैसा किया तो आपने फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं दिया। अब कंपनी को डाउट लग रहा है, ठीक है। तो कंपनी ने आपको कॉल किया कि भैया क्या हुआ, आपने फर्स्ट कॉल के टाइम तो बोला था कि अलॉटमेंट का भी पैसा देंगे, अलॉटमेंट का तो दूर की बात, आपने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो आपने कहा कि सर डोंट वरी, मैं आपको फाइनल कॉल पे अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दूंगा। तो कंपनी ने कहा ठीक है, इस बार तो मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो मैं आपके शेयर फॉरफिट कर लूँगा, यानी कि जब्त कर लूँगा। आपने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप कंपनी ने क्या किया, आपसे फाइनल कॉल किया और आपने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं किया। तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा, कंपनी को गुस्सा आएगा, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करेगी, अभी भी आपके शेयर को फॉरफिट नहीं करेगी, भले वो कितने भी गुस्सा में क्यों ना हो। अब इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, आपके पास एक नोटिस भेजेगी, ठीक है। और वो नोटिस में ये लिखा होगा कि अगर जिस डेट को आप नोटिस रिसीव करते हैं उस डेट से लेकर के आपको 14 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है। जिसमें ये लिखा होता है कि भैया आपने जो कॉल सिनेरियर किया है, यानी जिस कॉल पे आपने डिफ़ॉल्ट किया है, अगर उसका पैसा आप विथ इंटरेस्ट कंपनी में पे कर देते हैं तो कंपनी आपको शेयर होल्डर बनाए रखेगी। अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं विथ इंटरेस्ट, यानी जिन जिन कॉल्स पे आपने कॉल सिनेरियर किया है, अगर उसका पेमेंट आप विथ इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करते हैं तो ऐसे में कंपनी आपके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। यानी कंपनी जो है मिनिमम 14 डेज़ का वेट करती है आपके पेमेंट करने का। अगर वो 14 डेज़ भी आप बीत जाता है और उसके बाद भी आप कंपनी में पैसा नहीं देते हैं तो फिर कंपनी के पास ये राइट आ जाता है, या कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास ये राइट आ जाता है कि आपके जो शेयर थे उनको कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर 14 दिन के बाद भी, यानी जो नोटिस आपको मिली थी उसमें जो 14 दिन का टाइम था, वो 14 दिन भी आपने क्या कर दिया, व्यतीत कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आप कंपनी में पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को, आपके शेयर को फॉरफिट कर लेती है, यानी कि कैंसिल कर देती है। आपका जो नाम होता है रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर का, जो रजिस्टर होता है जिसमें सारे मालिकों के नाम लिखे होते हैं, उसमें से आपका नाम काट दिया जाता है, ठीक है, और आपके शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो पैसा आप दे चुके हैं, एप्लीकेशन का तो आप दे दिए थे, वो पैसा भी कंपनी आपको वापस नहीं करती है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि कंपनी आपका शेयर जब फॉरफिट कर लेगी तो आप जाओगे और कहोगे कि सर जो पैसा मैंने एप्लीकेशन का दिया था वो मुझे वापस कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपनी वो पैसा भी आपको नहीं देगी, और दूसरा, आपको शेयर होल्डर जो बना रखी थी अब तक, यानी जो मालिक आपको अब तक बना रखी थी, मालिकाना हक भी आपसे छीन लिया जाता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फिर इसके बाद होता है री इशू ऑफ शेयर। अब री इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है जो शेयर आपके फॉरफिट किए कंपनी, मान लो आपके पास 100 शेयर था और कंपनी ने उस 100 शेयर को फॉरफिट कर लिया, यानी कि जब्त कर लिया, तो कंपनी के पास फिर दोबारा ये राइट होता है कि जो शेयर आपसे फॉरफिट किया गया है, यानी फॉरफिट किया गया शेयर कंपनी दोबारा किसी तीसरे बंदे को क्या कर सकती है, दोबारा इशू कर सकती है। यानी एक बार तो इशू हुआ था आपको, और जो शेयर आपको इशू हुआ था वो कंपनी फॉरफिट कर ली, तो जो शेयर कंपनी ने इशू किया था और जिसको फॉरफिट कर लिए, फिर दोबारा जब उसी शेयर को किसी तीसरे बंदे को इशू किया जाता है तो उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। यानी जो शेयर फॉरफिट किए गए थे उसको कंपनी फिर से री इशू कर रही है,
ठीक है। और जो कंपनी जो फॉरफिटेड शेयर को जब कंपनी री इशू करती है तो उसको भी वो 3 वैल्यू पे कर सकती है। ठीक है, एट पार भी कर सकती है, एट डिस्काउंट कर सकती है, एट प्रीमियम कर सकती है। याद रखना, डिस्काउंट मैंने बताया था, कंपनी कोई भी कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। लेकिन जो कंपनी, अगर कंपनी कोई शेयर फॉरफिट की है तो उस फॉरफिट किए हुए शेयर को कंपनी दोबारा जब री इशू करती है तो उसे डिस्काउंट पे किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आप शेयर इशू कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि आप शेयर को डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि सर जो है फॉरफीचर ऑफ शेयर या फिर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का क्या मतलब होता है। ठीक है, आइए अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा पहले पॉइंट में, कह रहा कि वेन एवर शेयर्स आर फॉरफिटेड दैट इज कैंसिल्ड, यानी कि जब कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लेती है यानी कि कैंसिल कर देती है, ठीक है, बाय द कंपनी, देन वी हैव टू पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। तो हमें कुछ जर्नल एंट्रीज भी करना होता है। और वो एंट्री क्या होती है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा? हाँ, अभी तक तो आप हर एंट्री में क्या देख रहे थे कि शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट तब करते हैं जब हमें शेयर कैपिटल को बढ़ाना होता है, लेकिन और दूसरी चीज़ जब हमें आपको मालिक बनाना होता है। लेकिन यहाँ तो हम आपका मालिकाना हक छीनने जा रहे हैं, आपका मालिकाना हक क्या करने जा रहे हैं, छीनने जा रहे हैं। तो आपके शेयर कैपिटल को भी हमें कम करना पड़ेगा। तो जब हम शेयर कैपिटल को कम करेंगे तो इस सिचुएशन में शेयर कैपिटल कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, शेयर कैपिटल को वापस से डेबिट करना होगा। देखो जब आपको मालिक बनाना होता है या फिर शेयर कैपिटल को बढ़ाना होता है तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब आपका मालिकाना हक छीनना है यानी कि शेयर कैपिटल आपका डाउन करना है, कम करना है, तो इस सिचुएशन में हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो यहाँ पे हम जितने भी शेयर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड तो लेंगे। जैसे मान लो कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट किया, 100 शेयर मान लो कंपनी ने फॉरफिट किया, तो 100 वो लिखेंगे और इनटू जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हम करते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। याद रखना, किससे करेंगे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। जैसे मान लो कंपनी का 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने पूरा 10 रुपया कॉल कर लिया, तो फिर 10 का 10 क्या माना जाएगा, कॉल्ड अप। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लो कंपनी ने 10 रुपये का शेयर आपको इशू किया, लेकिन कंपनी ने आपसे सिर्फ 7 रुपया ही कॉल की। ठीक है, 3 रुपया मान लो फाइनल कॉल थी, उसकी कॉल ही अभी कंपनी ने नहीं की, तो आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 10 से करेंगे। यानी जो भी कॉल्ड अप अमाउंट होगा, जहाँ तक कंपनी ने कॉल किया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वाला ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिया रहता है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब कह रहा कि इफ़ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अगर मान लो कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तब आप क्या करेंगे, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, देखो अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये क्या हो रहा है, तो डोंट वरी, जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको 100% सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम कब डेबिट करेंगे, जब कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट कर देंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट का मतलब होता है कि जिन जिन कॉल पर पैसा नहीं मिला है, ठीक है, वो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर ही बोलते हैं। तो मान लो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट पे जितना रुपया नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल पे जितना रुपया नहीं मिला, दोनों को ऐड करके हम कहाँ दिखा देंगे, कॉल्स इन एरियर के सामने दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे देखो लिखा अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे हम वो कॉल्स इन एरियर लेंगे या कॉल्स इन एरियर का वो अमाउंट लेंगे जिसमें प्रीमियम इंक्लूड ना हो। ठीक है, प्रीमियम इंक्लूड ना हुआ हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर करेंगे। बैलेंसिंग फिगर करेंगे, जैसे मान लो ये डेबिट वाला हमने जोड़ लिया, ठीक है, डेबिट का हमने जोड़ लिया, क्रेडिट का जोड़ लिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप किसके सामने रख दोगे, शेयर फॉरफिटेड के सामने आप रख देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ या तो आप मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं, अमाउंट फेस वैल्यू रिसीव्ड, यानी जितना पैसा आपने कंपनी में दे दिया था, जैसे एप्लीकेशन का मान लो आपने दिया था, बाकी की कॉल आपने नहीं दी थी, तो एप्लीकेशन का जितना पैसा फेस वैल्यू, लेकिन फेस वैल्यू जितना आपने दिया है वो हम दिखा देते हैं शेयर फॉरफिटेड के सामने। ठीक है, अच्छा यहाँ या तो आप मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं, अमाउंट फेस वैल्यू रिसीव्ड, यानी जितना पैसा आपने कंपनी में दे दिया था, जैसे एप्लीकेशन का मान लो आपने दिया था, बाकी की कॉल आपने नहीं दी थी, तो एप्लीकेशन का जितना पैसा फेस वैल्यू, लेकिन फेस वैल्यू जितना आपने दिया है वो हम दिखा देते हैं शेयर फॉरफिटेड के सामने। ठीक है,
देखो मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है। 1 घंटे से भी ज़्यादा हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी करने हैं इसमें। तो आई थिंक आपको ये पहली एंट्री समझ में आ गई होगी। तो पहली एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कैसे दिखाएंगे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अगर कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर देंगे, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर टू कॉल्स इन एरियर, यानी जिन जिन कॉल्स पे कॉल इन एरियर है उन सब का अमाउंट जोड़ लेंगे, लेकिन उसमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और टू शेयर फॉरफिटेड में जितना शेयर आपने कंपनी को दे दिया है वो अमाउंट आ जाएगा किसमें, शेयर फॉरफिटेड में। अच्छा, यहाँ पे देखो और करके भी लिखा हुआ है। देखो जब हम जर्नल एंट्री करते हैं शेयर को इशू करने की, तो वो 2 कंडीशन से की जाती है। एक बोला जाता है कि आप जो है एंट्री करेंगे कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करके, दूसरा तरीका होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। लेकिन हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सभी में कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करते हैं तो एंट्री में आपने देखा होगा बैंक वाली एंट्री में डेबिट आता है। कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो फॉरफिटेड के समय हमें क्या करना होता है, उसे कैंसिल करना होता है। तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करना होगा, यानी कि क्लोज करना होता है। लेकिन बहुत लोग विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर करते हैं। तो जो लोग विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर करके जो है जर्नल एंट्री करते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, जिन जिन कॉल पे कॉल्स इन एरियर होता है उस कॉल का नाम लिखते हैं। जैसे देखो अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर है तो टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, फाइनल कॉल पे कॉल्स इन एरियर है टू शेयर फाइनल कॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, ठीक है। लेकिन प्रीमियम का अमाउंट उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। लेकिन मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें हम ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके सारा क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर करना तो वो भी आप कर सकते हैं, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पहली एंट्री समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग जितना शेयर फॉरफिट हुआ है वो, और शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। अच्छा, एक नोट और यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए। वो ये है, कह रहा कि इफ़ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड, यानी अगर कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हो गया देन वी कैन नॉट कैंसिल इट, तो कंपनी कभी भी उसे कैंसिल नहीं कर सकती, यानी कि उस प्रीमियम को वो फॉरफिट नहीं कर सकती, प्रीमियम के अमाउंट को। ऐसा कहाँ पे लिखा गया है, तो ऐसा लिखा गया सेक्शन 52 में, ठीक है। तो ये आपके जानने के लिए है, आपके मतलब आप जानते रहिए इस चीज़ को कि अगर मान लीजिए सेक्शन कभी पूछ लिया गया कि कोई भी कंपनी प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट नहीं कर सकती, ऐसा किस सेक्शन में बोला गया, तो सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया, ठीक है। आइए सेकंड नोट नंबर सेकंड देखो, इसमें कह रहा है कि वेन एवर द फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड, यानी जब कंपनी जो शेयर फॉरफिट की है अब उसे री इशूड कर रही है, देन वी हैव टू 2 जर्नल एंट्रीज, तो उस केस में हमें 2 जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। पहली एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट में क्या आता है, री इशू प्राइस आता है। जैसे मान लो कंपनी 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में बेच रही है, ठीक है, तो 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में, तो यहाँ 8 रुपये आ जाएगा। फिर इसके बाद शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट समझो, इसमें देखो लिखा है मैंने ब्रैकेट में पेड अप, क्वेश्चन में दिया रहेगा पेड अप या फिर कॉल्ड अप, लेकिन हम सबसे पहले रैंक देंगे किसको, पेड अप को। पेड अप शेयर कैपिटल जो भी दिया रहेगा उसको। अगर पेड अप शेयर कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम किसको लेंगे, हमेशा कॉल्ड अप को लेंगे। तो रैंक फर्स्ट किसकी है, पेड अप कैपिटल की, ठीक है, और रैंक सेकंड किसकी होगी, कॉल्ड अप वाले की, ठीक है। इसके बाद हम इसका बैलेंसिंग फिगर करेंगे, बैंक अकाउंट में डेबिट में जितना हमने रखा है और शेयर कैपिटल में जितना हमने डेबिट कर रखा है, इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डेबिट में शेयर फॉरफिटेड हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करके इसमें आता है डिस्काउंट ऑन री इशू, यानी री इशू करते समय आपने कितना डिस्काउंट दिया। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो 10 रुपये का शेयर था, वो शेयर कैपिटल में आ गया, ठीक है, और 10 रुपये के शेयर को 8 रुपये में बेच दिया गया, बैंक अकाउंट में आ गया, तो 2 रुपया जो आपने डिस्काउंट दिया, जो आप 2 रुपये आप कम ले रहे हैं, दैट इज डिस्काउंट, वो 2 रुपये आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम आगे आपको क्वेश्चंस में दिखाएंगे, कभी कभी हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो शेयर फॉरफिटेड के सामने अमाउंट आएगा इसको बोलेंगे 1, यहाँ देखो मैंने लिखा ना 1। और जब हम शेयर फॉरफिटेड, जो शेयर फॉरफिट कर दिए, जब उसको री इशू करते हैं तो शेयर फॉरफिटेड कभी कभी डेबिट भी आता है, तो इसको हम बोलेंगे 2, ठीक है। क्या बोलेंगे, 2। क्रेडिट वाले को शेयर फॉरफिटेड जब क्रेडिट हुआ है पहली एंट्री में जो क्रेडिट करते हैं उसको 1 बोलेंगे, और री इशू करते समय जब शेयर फॉरफिटेड डेबिट होता है तो उसको हम 2 बोलेंगे, ठीक है।
क्योंकि इसका इस्तेमाल हम एक फार्मूले में करेंगे, तब आपको वहाँ समझ में आएगा। इसके बाद देखो जो नेट प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो हमने शेयर को फॉरफिट किया, हमें 1000 का प्रॉफिट हुआ, फिर जब हमने शेयर को री इशू किया तो 200 का नुकसान हो गया, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 800 का। तो जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, अच्छा एक चीज़ और, शेयर को कंपनी जब फॉरफिट करती है तो फॉरफिट करते समय कंपनी को 100% प्रॉफिट होगा। तो वो जो प्रॉफिट होता है ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट नहीं होता। मतलब शेयर ऐसा नहीं कि रोज़ फॉरफिट किए जाते हैं, ये कभी कभार ऐसा होता है। तो इसलिए ये जो प्रॉफिट होता है कंपनी को शेयर को फॉरफिट करने पर, इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं गाइस, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो इसीलिए री इशू के समय हम जो लास्ट एंट्री करते हैं वो करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 एंट्री होती है। तो बस टोटल 3 एंट्री होती है, एक शेयर को फॉरफिट करने वाली और 2 एंट्री होती है शेयर को री इशू करने वाली, और चौथी कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, आइए अब देखो यहाँ पे मैंने नोट लिख रखा है क्या, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। अच्छा, इसका कैलकुलेशन हम कब करेंगे? तो गाइस इसका कैलकुलेशन हम तब करते हैं जैसे कंपनी मान लो शेयर को फॉरफिट कर रही है, 500 शेयर को फॉरफिट कर रही है, 500 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, लेकिन री इशू उसमें से कुछ कम कर रही है। जैसे मान लो 500 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया, लेकिन री इशू सिर्फ उसमें से 300 कर रही है। तो जब कभी भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी जितना शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, अगर उससे कम क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मस्ट होगा, मतलब कंपलसरी होगा आपको कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे क्या, देखो 1 का मतलब हो गया वही शेयर को फॉरफिट करते समय जो अमाउंट आएगा, उसके बाद इनटू कर देंगे नंबर ऑफ शेयर री इशूड, यानी कितने शेयर हम री इशूड कर रहे हैं, अपान नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितना शेयर हमने फॉरफिट किया था, और इसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा यहाँ पे देखो कट गया है, माइनस क्या कर देंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस कर देंगे 2। ठीक है, ये कट गया फार्मूले में, यहाँ पे 2 है। 2 का मतलब हम जब शेयर को री इशूड करते हैं तो उस समय जो डेबिट में शेयर फॉरफिटेड आता है वो अमाउंट हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो लिखा कि ये 1 आपको कहाँ मिलेगा, इन शेयर फॉरफिटेड एंट्री, यानी शेयर को फॉरफिटेड करने वाली एंट्री में मिल जाएगा। और ये नंबर 2 मिलेगा आपको इन एंट्री ऑफ री इशू, यानी जब हम शेयर को री इशू करते हैं तो वहाँ पे ये नंबर 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखो नीचे एक नोट लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि मैक्सिमम, ये भी आपके जानने वाली बात है, कह रहा है कि मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट ऑन री इशू, यानी हम जब री इशू करते हैं शेयर को तो उस समय हम कितना मैक्सिमम इस डिस्काउंट दे सकते हैं। तो कह रहा है कि अमाउंट फेस वैल्यू रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड, यानी कि जो अमाउंट जो आपको फॉरफिट करते समय जो नंबर 1, यानी जो नंबर 1 वाला अमाउंट आता है, या फिर यूँ कहें कि कंपनी फॉरफिट करते समय जितना पैसा रिसीव कर लेती है फेस वैल्यू का, ठीक है, वो पैसा, उतना ही पैसा वो क्या कर सकती है, उतना ही अमाउंट वो री इशू करते समय डिस्काउंट दे सकती है। जैसे मान लो कंपनी ने जब शेयर को फॉरफिट किया था तो वो इसलिए किया था क्योंकि एक शेयर होल्डर 2 रुपये एप्लीकेशन का नहीं दिया था, सॉरी 2 रुपये एप्लीकेशन का दे दिया था, बाकी सारा पैसा नहीं दिया था। तो ये जो 2 रुपये उसने दिया था ना, इसी को फॉरफिट कर लिया जाता है, और यही 2 रुपया मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, री इशू करते समय डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो फिर अभी क्वेश्चन के साथ आप समझिएगा। फिर इसके बाद नोट नंबर 2 कह रहा कि मिनिमम री इशू प्राइस क्या होना चाहिए, यानी जब हम शेयर को री इशू कर रहे हैं तो कितना मिनिमम होना चाहिए। तो इसका एक फार्मूला होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर, यानी एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू। जैसे अभी देखो मान लो फेस वैल्यू किसी शेयर का 10 रुपये है, और मान लो हमने शेयर को इशू करते समय शेयर को फॉरफिट करते समय 2 रुपया फॉरफिट कर लिया था, तो 10 - 2 कर देंगे, यानी 8 रुपया जो है वो मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, री इशू प्राइस रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया गाइस आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट। आइए अब क्वेश्चन करते हैं डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको अप्लाई भी करना सिखाएंगे, तो आपको शायद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, बिल्कुल पेशेंस होकर के देखिए, बहुत ही आसान ये टॉपिक है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा तीर लगाना इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है। बहुत सारे बच्चे बहुत डरते हैं इस टॉपिक से कि सर फिर हमसे फॉर फ्यूचर एंड री इशू वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाते, तो डोंट वरी, आपको बस एक ही वीडियो समझना है। इस वीडियो को अगर जिसने समझ लिया ना तो उसके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर के हों या फिर री इशू आप शेयर के हों, ठीक है, या दोनों के हों। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है कि एक्सेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 lakhs, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इट परचेज्ड असेट्स ऑफ वाई लिमिटेड ₹3 lakhs, यानी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से 3 लाख रुपए का असेट्स परचेज कर रहा है। कह रहा है कि एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, इस 3 लाख की असेट्स का पेमेंट कंपनी कैश में नहीं कर रही है, इसके लिए वो क्या कर रही है, फुल्ली पेड अप शेयर दे रही है अपने कंपनी का,
और एक शेयर कितने का देगी, 10 रुपये का। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ आपको निकालना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी दे जिससे कि 3 लाख का पेमेंट हो जाए। ठीक है, फिर आगे कह रहा कि इट आल्सो इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स पेबल एज अंडर। अच्छा, इसके बाद कंपनी मतलब एक एसेट तो परचेज ही कर रही है, उसके बदले में नंबर ऑफ शेयर्स तो दे ही रही है, लेकिन एक्स्ट्रा कंपनी क्या कर रही है, 1,20,000 का शेयर और इन्वाइट कर रही है पब्लिक को। ठीक है, जिसकी पेमेंट होनी है कैसे, कह रहा कि 2.5 रुपये एप्लीकेशन पर और 2.5 अलॉटमेंट पर और 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपया फाइनल कॉल पे। इस तरीके से कंपनी को पैसा रिसीव होना है। और नीचे कह रहा है कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का आराम से पैसा मिल गया कंपनी को। हाउएवर कह रहा कि अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, यानी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्स इन एरियर, यानी यहाँ पे वो कॉल्स इन एरियर कर दे रहा है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द शेयर। अच्छा, वो जो कॉल्स इन एरियर कर दिया उसकी वजह से डायरेक्टर ने क्या किया, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एंड री इशू, फिर उस शेयर को री इशू कर दिया जा रहा है देम एट ₹8.50, यानी 8.5 रुपये में उस शेयर को दोबारा कंपनी क्या कर दे रही है, री इशू कर रही है। और कह रहा कि फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब यहाँ देखो फुल्ली पेड अप दे दिया, यानी 10 रुपये का शेयर जो था उसको 8.5 में बेच दिया जा रहा है। फिर कह रहा कि पास एंट्रीज इन द कैश बुक। अच्छा, कैश बुक भी मेंटेन करना है एंड जर्नल, और जर्नल भी बनाना है। और आगे कह रहा कि शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, यानी फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये। इसमें आपको शेयर कैपिटल भी किस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट की जाती है वो भी आपको करके दिखाना है। ठीक है, देखो गाइस, इस क्वेश्चन में कैश बुक तो बनाना है, और मैंने बताया था जब कभी भी क्वेश्चन में कैश बुक बनाना होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बैंक वाली एंट्री जर्नल एंट्री में नहीं करते हैं, लेकिन मैं करूंगा गाइस आपको, क्योंकि मुझे समझाना है। ठीक है, तो पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बैंक वाली एंट्री करूंगा। बाद में आप ये कमेंट करके मत कहिएगा कि सर आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं, यानी जर्नल एंट्री इसकी करते हैं। देखो, सबसे पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले तो जो असेट्स परचेज किया था एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से। तो देखो, असेट परचेज करने पे क्या होगा, असेट आएगा बिजनेस में, बढ़ेगा, और असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री करेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, और किससे लिए हैं, वाई लिमिटेड से। तो वाई लिमिटेड हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर एक तरीके से, है ना, हमारी लाइबिलिटी होगी, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम वाई लिमिटेड को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 3 लाख से। ठीक है, और नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग असेट्स परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद कंपनी क्या कर रही है, इस 3 लाख का पेमेंट अपने ही कंपनी का, ठीक है, यानी कि 10 रुपये वाले फुल्ली पेड अप वो शेयर इशू कर दे रही है। तो देखो, अगर हम यहाँ नंबर ऑफ शेयर, वैसे मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आसानी से क्योंकि आ जाएगा, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालूँ तो देखो 3 लाख रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, और कंपनी का एक शेयर कितने का है, 10 का है। 1 2 3 4 5, हाँ, तो 1 0 कट जाएगा, सॉरी 1 0 और 1 0 ये कट जाएगा, तो बस कितना आ जाएगा, 30,000। यानी इस कंपनी को अपने कंपनी का 30,000 शेयर्स देना पड़ेगा। ठीक है, 10 रुपये वाले। इससे क्या होगा कि 30 लाख का पेमेंट हो जाएगा। तो देखो एंट्री हो जाएगी, वाई लिमिटेड को अब डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब पेमेंट करना है तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो वाई लिमिटेड हो जाएगा डेबिट, और 2 शेयर कैपिटल, है ना, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाना है, ओनरशिप क्रिएट करनी है। तो हम 3 लाख रुपए यहाँ दिखा देंगे, कैसे, 30,000 इंटू 10, ये 100 नहीं है 10, 30,000 इंटू 10 कर देंगे तो 3 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो उसकी दोनों एंट्री हो गई जो हमने एसेट्स को परचेज किया था। अब इसके बाद कंपनी क्या कर रही थी, 1,20,000 का शेयर और इशू कर रही थी। तो इसकी एंट्री देखो, सबसे पहले हम एप्लीकेशन को रिसीव करने वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर इशू कर रही कंपनी, 1,20,000, और एप्लीकेशन मनी कितना, 2.50, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ तक समझ में आया। वैसे बैंक वाली एंट्री करनी नहीं थी, लेकिन हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैंक आ गया, अब हमें कैश बुक भी बनाना है, हम साथ ही साथ कैश बुक भी बनाते हैं। देखो, हमें कैश बुक भी बनाना है, और कैश बुक में हम सिर्फ बैंक वाली कॉलम को देखते हैं, यानी बैंक वाली जो एंट्री है उसको देखते हैं। अब कैश बुक बनाना, अब देखो एंट्री में क्या, पहली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ देखो एक सेकंड, देखिए एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यानी इस एंट्री में बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इसका मतलब ये कैश बुक के डेबिट साइड ही जाएगा, लेकिन लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला। तो टू शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो देखो यहाँ कैश बुक में हमने लिख भी रखा है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आ गया, 3 लाख। समझ में आ गया। ठीक है, आइए इसके बाद एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने वाली।
तो देखो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 3 लाख, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉल सिनेरियो वगैरह है नहीं, होता भी नहीं है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 3 लाख रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे और एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 1,20,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट मनी है यहाँ भी कितना 2.5 रुपया, तो 1,20,000 इंटू 2.5 कर देंगे, आ जाएगा कितना 3 लाख आ जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट पे भी कोई कॉल सिनेरियर वगैरह नहीं था, तो अमाउंट कितना आ जाएगा पूरा का पूरा 3 लाख रुपया। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,20,000 शेयर्स है और फर्स्ट कॉल मनी कितना 2 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2,40,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी बैंक वाली एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, 2,40,000 यानी फर्स्ट कॉल पे भी कोई भी कॉल सिनेरियर नहीं था। अब इसके बाद फाइनल कॉल की देखिए एंट्री हो जाएगी। फाइनल कॉल का सबसे पहले ड्यू बनाएंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,20,000 शेयर्स हैं और फाइनल कॉल मनी कितना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3,60,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, अब ध्यान से देखना जब इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो फाइनल कॉल के सामने यहाँ कितना 3,60,000, तो यहाँ भी 3,60,000 आ जाएगा। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर था, ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है और फाइनल कॉल मनी कितना थी 3 रुपये, तो 400 इंटू 3 यानी कि 1,200 रुपया ये शेयर होल्डर नहीं दे रहा है। तो कंपनी को 3,60,000 में से अगर 1,200 नहीं मिल रहा है तो कितना मिलेगा 3,58,800। ठीक है, आइए इसकी इन सभी की पोस्टिंग कर लेते हैं कहाँ पे, कैश बुक में। देखो शेयर एप्लीकेशन का 3 लाख आ गया था, टू शेयर अलॉटमेंट का 2,03,000 लाख आ गया था, टू शेयर फर्स्ट कॉल का 2,40,000 आ जाएगा और टू शेयर फाइनल कॉल का 3,58,800, क्योंकि 1,200 रुपया कॉल सिनेरियर हो गया था। ठीक है, बाकी और अभी देखते हैं। आइए इसके बाद अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शेयर को फॉरफिट करने वाली एंट्री। देखो यहाँ से 11। ठीक है, देखो शेयर को फॉरफिट किया जाएगा मतलब शेयर को कैंसिल किया जाएगा। देखो शेयर को जब दिया जाता है तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब कैंसिल किया जाएगा तो शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें अमाउंट कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, यानी कितना शेयर फॉरफिट किया जा रहा है। तो देखो 400 शेयर पे पैसा नहीं मिला था तो यही 400 शेयर फॉरफिट हो गए इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप अमाउंट कितना बनेगा, कंपनी ने पूरी कॉल की है यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सारी कॉल की है, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना बनेगा पूरा 10 रुपया, तो 400 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 4,000 आ जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट क्या कर देंगे टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, अरियर कितना था 400 शेयर पर 3 रुपीज़ कॉल किसका फाइनल कॉल का, यानी कि 1,200 रुपया कॉल्स इन अरियर था। तो 4,000 में से 1,200 उसने नहीं दिया, इसका मतलब 2,800 रुपया उसने दिया था किसका, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का जो 2,800 रुपया इसने दे रखा था, इसको कंपनी क्या करेगी फॉरफिट कर लेगी और ये कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद कंपनी कह रही थी कि वो शेयर दोबारा कंपनी क्या कर रही है, जो फॉरफिट किए शेयर उसको री इशू भी कर रही है। तो री इशू के केस में मैंने बताया था 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू री इशूड प्राइस। री इशूड प्राइस कितना था 8.50, तो 400 को 8.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3400 आ जाएगा। अच्छा, जो शेयर इशू कर रहे थे वो कह रहा था कि फुल्ली पेड अप शेयर इशू, देखो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन में, एक सेकंड, यहाँ पे देखो कह रहा है ना, री इशू देम एट ₹8.50 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपया, यहाँ पूरा का पूरा 10 रुपया पेड हो चुका था। तो यहाँ पे हम क्रेडिट में शेयर कैपिटल के सामने कितना लिखेंगे, यहाँ पे देखो टू शेयर कैपिटल के सामने 400 शेयर इंटू 10 यानी कि 4,000 शेयर्स। 4,000 का शेयर कंपनी कितने में बेच रही, 3,400 में, तो ये 600 का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखो कंपनी ने जब शेयर को फॉरफिट किया था तो उस समय कंपनी को प्रॉफिट हुआ था कितने का, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। कंपनी ने जब शेयर को फॉरफिट किया था तो देखो कंपनी को 2,800 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यही शेयर कंपनी जब री इशू कर रही है तो कंपनी को 600 का लॉस हो जा रहा है। तो बताओ कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 2,800 में से अगर 600 माइनस कर दें
तो 2800 में से 600 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 2200। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट को, क्योंकि ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है, तो इसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। और इसके लिए एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 2200। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 26 गाइस समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, अच्छा इसमें कैश बुक अभी कंप्लीट करना था। देखो एक जगह और बैंक आया था, यहाँ पे, यहाँ देखो बैंक अकाउंट डेबिट आया है। ठीक है, तो डेबिट में ही पोस्ट होगा कैश बुक में, लेकिन लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला। तो क्रेडिट में क्या है, टू शेयर कैपिटल, लेकिन अमाउंट बैंक के सामने वाला ही लिखेंगे, कितना 3400। तो देखो कैश बुक में देखो यहाँ शेयर कैपिटल में कितना लिखा हुआ 3400। इसके बाद इसका हम टोटल कर लेंगे तो 12,02,800 आ जाएगा। यही हो जाएगा बैलेंस, यानी कंपनी के पास 12,02,800 रुपया कैश के फॉर्म में या उसके बैंक बैलेंस में है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कह रहा था। एक्सट्रैक्ट यानी कि शेयर कैपिटल को किस तरीके से बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो आप हेडिंग डालेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, पर्टिकुलर नोट नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर एंड फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। इसका मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड, और उसमें सब हेड होता है शेयर कैपिटल। यही हमको दिखाना है कि शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो इसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं फर्स्ट। ठीक है, देखो हमने नोट्स टू अकाउंट बना रखा है। एक सेकेंड, नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट शेयर कैपिटल का। सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं, अथराइज्ड शेयर कैपिटल लेते हैं। तो गाइस आपको पता है अथराइज्ड शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया था 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 20 लाख। तो इसको यहाँ पे ऐसे ही क्लोज कर दिया जाता है, ये तो दिखाते नहीं है। फिर इसके बाद हम इशूड शेयर कैपिटल लेते हैं। तो इशूड शेयर कैपिटल देखो 1,20,000 शेयर्स जो पब्लिक को ऑफर किए थे और 30,000 का शेयर्स जो वेंडर को दिया था, वाई लिमिटेड को, जो जिससे हमने एसेट्स को परचेज किया था। तो टोटल शेयर हमने कितना इशूड किया, 1,50,000 है ना, 1,20,000 पब्लिक को और 30 किसको, वेंडर को। तो टोटल कितना हो गया 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 15 लाख रुपए का शेयर हमने इशू किया था। इसको भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिर तीसरी हेडिंग होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और यही अमाउंट जाता है कहाँ पे, बैलेंस शीट में जाता है। तो कितने जो सब्सक्राइब थे शेयर और कितने फुल्ली पेड अप थे, तो सारे के सारे सब्सक्राइब थे। चाहे हम 30,000 वेंडर वाले की करें वो भी फुल्ली पेड अप था, और चाहे हम 120 जो है जो पब्लिक को हमने इशू किया था वो भी फुल्ली पेड अप था। तो टोटल 1,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि 15 लाख, और यही 15 लाख आ जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो गाइस आप इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अल्फा लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। एट पार का मतलब 100 रुपये का शेयर 100 में ही कंपनी बेच रही है। आगे कह रहा कि द अमाउंट पेबल वाज एज अंडर ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹25 ऑन अलॉटमेंट, ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹20 ऑन फाइनल कॉल। इस तरीके से कंपनी कॉल कर रही है। और फिर नीचे कह रहा है कि द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, यानी कंपनी फाइनल कॉल कर ही नहीं रही है। तो कॉल्ड अप अमाउंट कहाँ तक बनेगा, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका काम आएगा शेयर को फॉरफिटेड करने वाली एंट्री में। और आगे कह रहा है एक्स होल्डर ऑफ ₹100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, यानी एक्स नाम का एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर होल्ड करता है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा और फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहा है, यानी अलॉटमेंट पे कॉल से एरियर हो जाएगा और फर्स्ट कॉल पे एरियर हो जाएगा। तो आगे कह रहा है जिसकी वजह से डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड इमीडिएटली री इशूड, और डायरेक्टर ने क्या किया, उसके कंपनी को तुरंत का मतलब फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद, उसने फाइनल कॉल का भी वेट नहीं किया, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद डायरेक्टर ने क्या करा, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया और दोबारा उसको री इशू कर दिया। द फॉरफिटेड शेयर एट ₹6,500, 6,500 रुपये में वो शेयर क्या कर दिया, कंपनी ने री इशूड कर दिया। और नीचे हमसे कह रहा कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, यानी हमें जर्नल एंट्री करनी है और शेयर कैपिटल को किस तरीके से बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। देखो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर इशू कर रही थी कंपनी, 5,000। एप्लीकेशन मनी कितना है, 25। तो 5,000 इंटू 25 कर लेंगे, आ जाएगा आपका 1,25,000। ठीक है, तो 1,25,000 हो जाएगा इसमें। इसके बाद
इसकी दूसरी एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी कितना आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट का हम ड्यू बनाएंगे और एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी कितना था 25, तो 5,000 इंटू 25 यहाँ भी आ जाएगा 1,25,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, हाँ अब इसकी बैंक वाली एंट्री देखो ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे उसने पे नहीं, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर था, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो अलॉटमेंट पर ड्यू कितना था 1,25,000, तो यहाँ पे भी 1,25,000 आ जाएगा। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर था, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी कि 25 नहीं दिया होगा, तो 100 शेयर पे 25 के रेट से यानी कि 2,500 उसने नहीं दिया, ये कॉल्स इन एरियर हो गया। तो 1,25,000 में से 2,500 माइनस कर देंगे, यानी कंपनी को अलॉटमेंट पे जो पैसा रिसीव हुआ होगा वो 1,22,500 रिसीव हुआ होगा। ठीक है गाइस, ओके। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाएंगे, एक सेकंड। तो देखो फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाएंगे और एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल मनी 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो फर्स्ट कॉल के सामने यहाँ 1 लाख है, तो यहाँ भी 1 लाख आ जाएगा। लेकिन एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया था, तो फर्स्ट कॉल मनी कितना 20, तो 100 शेयर पे 20 के रेट से यानी 2,000 रुपये यहाँ पे भी नहीं दिया होगा, तो 1 लाख में से 2,000 कॉल एरियर हो गया, तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी को कितना मिला होगा 98,000। ठीक है, इसके बाद शेयर, हाँ फर्स्ट कॉल हो गया। अच्छा, डायरेक्टर ने क्या किया था, उसके शेयर को फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद उसने क्या किया था, फॉरफिट कर लिया था। अब इस एंट्री को बहुत ही ध्यान से देखना। तो देखो फॉरफिटेड की पहली एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो कितने शेयर फॉरफिट कर रही कंपनी 100 शेयर, और कॉल्ड अप अमाउंट कितना बनेगा 70। क्यों, क्योंकि फाइनल कॉल अभी की ही नहीं गई है, फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद कंपनी क्या कर रही है, शेयर को फॉरफिट कर ली है। ठीक है, यहाँ वैसे देखो मैंने लिख भी दिया कि हमने कॉल्ड अप ले रहे हैं। ठीक है, और कॉल्ड अप लिया भी जाता है, तो 100 शेयर इंटू 70 यानी कि कितना हो जाएगा 7,000। और 2 कॉल्स इन एरियर, देखो यहाँ कॉल्स इन एरियर में 2,500 रुपया उसने नहीं दिया था अलॉटमेंट का, और 2,000 रुपया फर्स्ट कॉल का, यानी 4,500 रुपये का कॉल्स इन एरियर हो गया था। लेकिन एप्लीकेशन का जो उसका 2,500 रुपया जमा था, वो कंपनी 25 रुपये एप्लीकेशन बनी थी ना 100 शेयर पर 25 रुपये रेट से, यानी 2,500 रुपया वो एप्लीकेशन के समय जमा किया होगा, तो कंपनी इसको क्या करेगी फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड। फिर कह रहा था कि कंपनी जो है इस शेयर को री इशू भी कर रही है, तो री इशू की पहले एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कंपनी कितने में इसको री इशू कर रही है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और, यहाँ पे कोई भी पेड अप अमाउंट वगैरह नहीं दिया था, तो जब पेड अप क्वेश्चन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में पेड अप कंपनी जो शेयर री इशू कर रही थी वो फुल्ली पेड अप शेयर पे कर रही थी, तो वहाँ पे दिया था, तो इसलिए हमने पूरा ले लिया था। लेकिन यहाँ पे फुल्ली पेड अप वगैरह कुछ नहीं दिया, तो हमेशा क्या लेंगे, दूसरी सेकंड रैंक हमारी क्या होती है कॉल्ड अप अमाउंट की, तो हम यहाँ कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 शेयर को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,000। अब 7,000 का शेयर कंपनी कितने में बेच रही 6,500 में, तो कंपनी को नुकसान कितना हो जाएगा 500 का। ये कहाँ चला जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, कंपनी जब शेयर को फॉरफिट की तो उसको फ़ायदा कितना हुआ 2,500 का, और यही शेयर कंपनी जब री इशू कर रही तो उसको नुकसान कितना हो रहा है 500 का, तो नेट फ़ायदा बताओ कितना होगा 2,000 रुपया। भाई 2,500 में से 500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है गाइस, ओके। हाँ, ये बैलेंस शीट भी बनाना था इसमें। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड, तो देखो फॉर्मेट आप बना लेंगे, नोट नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसमें सबसे पहली हेडिंग क्या होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की, फिर उसका मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड, और उसका सब हेड होता है शेयर कैपिटल। अब यही शेयर कैपिटल में ये अमाउंट कैसे आएगा वो देखना है, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, और नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे किसका शेयर कैपिटल का। सबसे पहले हम लेते हैं अथराइज कैपिटल। इस क्वेश्चन में कोई भी अथराइज कैपिटल नहीं दिया था तो हमने नील लिख दिया। इशूड शेयर कैपिटल कितना था 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी कि 5 लाख। इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर अब देखो ध्यान से, इसमें सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखो फुल्ली पेड अप तो बनेगा नहीं, क्योंकि कंपनी ने कॉल ही कितना किया सिर्फ 70, पूरा किया ही नहीं, तो पूरा होगा कैसे। तो इसीलिए हम दूसरी कैटेगरी को ही लेके चलेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो देखो कितना शेयर कंपनी ने पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था 5,000 शेयर्स। ठीक है, और एक शेयर कितने का था 100 का,
ठीक है, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कॉल्ड अप शेयर से, क्योंकि कॉल्ड अप जितना किया उतना ही तो कंपनी को मिलेगा। तो 70 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो 5000 शेयर्स पर 70 मतलब कितना आ जाएगा, 3,50,000 रुपया। ये आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल के सामने यहाँ 3,50,000 रुपया। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 27 भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखो इसमें कह रहा कि दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है ये। टेबल एज फॉलो, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल एंड 30 फाइनल कॉल। ठीक है, और नीचे करा कि अनिल होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। यानी अनिल के पास 100 शेयर था, इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे ये 100 शेयर का क्या हो जाएगा, कॉल सिनेरियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। यानी फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद कंपनी क्या कर रही है, इस 100 शेयर को फॉरफिट भी कर ले रही है। तो फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद हम फर्स्ट क्या नाम है, फॉरफिटेड की भी एंट्री कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड कह रहा है कि सुनील होल्डिंग 200 शेयर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड। यानी सुनील के पास 200 शेयर था, तो इसने भी क्या किया, फेल कर दिया किस पे, फाइनल कॉल पे, जिसकी वजह से कंपनी ने इसके भी शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर लिया। और नीचे कह रहा है कि शो एंट्रीज इन द कैश बुक। ओहो, यहाँ पे भी बनाना है कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कैश बुक जब बनाना होता है बैंक वाली एंट्री नहीं करते, लेकिन इस क्वेश्चन में भी मैंने बैंक वाली एंट्री किया है, पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो आप कमेंट करके ये मत कहिएगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं बैंक वाली एंट्री कर रहा हूँ। आप चाहें तो बैंक वाली एंट्री को स्किप कर दीजिएगा नोट करते समय। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लेंगे इसकी। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इशू हुए हैं, 5000, एप्लीकेशन मनी 25, तो 5000 इंटू 25 1,25,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 1,25,000, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी कितना 25, तो 5000 इंटू 25 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो अलॉटमेंट पे कितना ड्यू हुआ था 1,25,000, तो यहाँ भी हो जाएगा 1,25,000। इसमें से एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर था, ये क्या कर रहा है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। अलॉटमेंट मनी कितना 25, तो 100 शेयर पे कितना हो जाएगा 2500, यानी 1,25,000 में से 2500 रुपया नहीं मिल रहा है, तो अलॉटमेंट पे कितना मिल रहा होगा कंपनी को 1,22,500। ठीक है, अच्छा इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल का हम ड्यू बनाएंगे और एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 शेयर्स क्या हुए हैं, इशू हुए हैं, और फर्स्ट कॉल मनी कितना 20, तो 5000 इंटू 20 कर लेंगे 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट कॉल के समय ड्यू कितना होगा 1 लाख, लेकिन इसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा है, यानी कि 20 रुपया, यानी कि 2000 नहीं दे रहा है, तो 1 लाख में से 2000 ये माइनस हो जाएगा, यानी फर्स्ट कॉल पे कंपनी को कितना रिसीव हो रहा होगा 98,000। ठीक है, अच्छा इसके तुरंत बाद डायरेक्टर क्या कर रहा है, उसके शेयर को फॉरफिट कर ले रहा है, तो फॉरफिटेड वाली एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर और कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा 70, क्योंकि फर्स्ट फाइनल कॉल के पहले ही फॉरफिट हो जा रहा है, तो कॉल्ड अप अमाउंट हम लेते हैं हमेशा, तो 100 इंटू 70 यानी कितना आ जाएगा 7000, और 2 कॉल्स इन एरियर देखो 2500 अलॉटमेंट का और 2000 फर्स्ट कॉल का, यानी टोटल उसने 4500 नहीं दिया। ठीक है, और 2 शेयर फॉरफिटेड 100 शेयर पे 25 वो एप्लीकेशन का दे दिया था, यानी कि 2500 रुपया दे चुका था, तो ये 2500 रुपया कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे फाइनल कॉल की एंट्री, लेकिन ध्यान से यहाँ देखना, पहले ड्यू बनाते हैं कि एंट्री क्या हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन देखो 5000 शेयर कंपनी के पास थे, 100 शेयर उसने ऑलरेडी फॉरफिट कर लिए, तो अब कंपनी के पास कितना बचा 4900 शेयर, 4900 शेयर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल कॉल मनी से, यानी कि 30 रुपीज़ से, तो आ जाएगा 1,47,000। ठीक है, समझ में आया। देखो 5000 शेयर था कंपनी के पास, 100 शेयर उसने फॉरफिट कर लिया था, तो बचा कितना 4900, तो इसको फाइनल कॉल मनी यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,47,000। ठीक है, इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब देखो फाइनल कॉल मनी कितना ड्यू हुआ था, ये 1,47,000,
तो यहाँ भी रख देंगे 1,47,000। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, ये क्या कर रहा है, फाइनल कॉल का पैसा यानी कि 30 रुपया नहीं दे रहा, मतलब 6,000 नहीं दे रहा। तो 1,47,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, यानी फाइनल कॉल पे कंपनी को कितना मिल रहा है, सिर्फ 1,41,000, 1,41,000। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आइए अब इसके बाद हम इसके भी शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया था, तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर था 200। अब यहाँ क्योंकि कॉल्ड पूरा फाइनल कॉल हो गई, तो कॉल्ड कितना बन जाएगा पूरा 100, तो 200 शेयर इंटू 100 यानी कि 20,000 आ जाएगा शेयर कैपिटल के सामने, और 2 कॉल्स इन एरियर 200 शेयर्स पर। और फाइनल कॉल का इसने नहीं दिया था 30 रुपीज़, यानी कि 6,000 नहीं दिया था। ठीक है, बाकी तो सारा इसने दिया था, 70 रुपीज़ दिया था 200 शेयर पे, यानी कि 14,000। ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, अच्छा इसमें जो है कैपिटल रिजर्व वगैरह की एंट्री नहीं करेंगे इसमें, केवल क्योंकि री इशू की इसमें एंट्री उसने पूछा ही नहीं है। अच्छा इसमें कैश बुक भी पूछा था, तो देखो पहले एंट्री में हम पहली एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितना आया था 1,25,000। और अलॉटमेंट के समय हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ 1,22,500 कॉल्स इन एरियर का अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से टू शेयर फर्स्ट कॉल में भी 1,00,000 था, 2,000 का कॉल सिनेरियर था, वो माइनस हो जाएगा तो 98,000। फिर शेयर फाइनल कॉल पे भी 6,000 का कॉल सिनेरियर था, तो 1,47,000 में से 6,000 हमने माइनस किया था, तो 1,41,000। इसका टोटल कर लेंगे तो 4,86,500 ये आ जाएगा बैलेंस शीट का अमाउंट। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है गाइस, बस लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी से देखो। कह रहा फास्ट फूड लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस ऑफरिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट पार, यानी 50 रुपये का शेयर एक है। ठीक है, और 50 में ही कंपनी बेच रही है। कह रहा कि पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 10, फर्स्ट कॉल 15 एंड फाइनल कॉल 10। ठीक है, इस तरीके से कंपनी पैसा मंगा रही है। और नीचे कह रहा है कि राम द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स, यानी दोनों कॉल्स का पैसा राम जो है 500 शेयर पे नहीं दे रहा, मतलब कि कॉल्स इन एरियर हो जा रहा है। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड, अब यहाँ देखो ध्यान से, कह रहा कि एंड 500 शेयर जो फॉरफिट किए गए थे, कह रहा कि उसमें से 300 शेयर ऑफ दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट ₹55 पर शेयर, 50 का शेयर 55 में, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपये प्रीमियम पर री इशू कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, कंपनी शेयर को इशू कितना फॉरफिट कितना करेगी 500, लेकिन री इशू कितना कर रही है 300। तो यहाँ पे आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट उस फार्मूले से निकालना होगा। ठीक है, जो मैंने बताया था अभी ये दिखा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जनरल एंट्री बनाते हैं, पहली एंट्री एप्लीकेशन की। अच्छा इसमें देखो मैंने बैंक वाली एंट्री नहीं की है, ठीक है, क्योंकि कैश बुक यहाँ भी बनाना है। तो देखो बैंक वाली एंट्री को डायरेक्ट मैं पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे कैश बुक में। ठीक है, देखो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैश बुक के डेबिट में क्या आ जाएगा, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितना शेयर कंपनी इशू की है 10,000, और एप्लीकेशन मनी कितना 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन की, तो दूसरी एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट का हम ड्यू बनाते हैं, और ड्यू की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000, और अलॉटमेंट बनी कितना 10, तो 10,000 इंटू 10 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1,00,000 आ जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे। बैंक वाली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ आ जाएगा 10,000 इंटू 10, यानी कितना 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाएंगे थर्ड एंट्री में, तो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 15, फर्स्ट कॉल मनी कितना है 50, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये आ जाएगा आपका 1,15,000, 11,500, 10 मिस है। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा 1,15,000 है ये। ठीक है, इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे। तो देखो जब आप बैंक वाली एंट्री करेंगे ध्यान से देखना, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और इसी में कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कॉल्स इन एरियर कितना बनेगा वो देखते हैं। देखो एक शेयर होल्डर था जिसने 500 शेयर जो होल्ड करता है, ये बोथ कॉल यानी फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया होगा, और फर्स्ट कॉल मनी कितना है 15, तो 500 शेयर को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 7,500, तो 1,00,000 में से 7,500 अगर हम माइनस कर दें, 1,50,000 में से 1,50,000, एक सेकेंड,
1,50,000 में से अगर हम 7,500 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 1,42,500। ठीक है, तो देखो अच्छा ये जो डी वाली एंट्री है, एक सेकेंड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये थर्ड वाली इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 10,000 इंटू 15 करेंगे तो ये 1,50,000 आएगा। ये गलत यहाँ है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये 1,50,000 आएगा। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। तो देखो 1,50,000 में से 7,500 का क्या हो गया, कॉल सिनेरियर। तो 1,50,000 में से 7,500 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1,42,500। ये आ जाएगा आपका कैश बुक में। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम बनाते हैं फाइनल कॉल का ड्यू फोर्थ एंट्री में, और एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखो फाइनल लिखा होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स है और फाइनल कॉल मनी कितना 10, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर। अच्छा इसमें भी कॉल सिनेरियर था, एक सेकंड, दोनों कॉल का पैसा इसने नहीं दिया था। ठीक है, दोनों कॉल का, हाँ दोनों कॉल का। तो फाइनल कॉल मनी कितना है 10, तो 500 शेयर पे 10 रुपये के रेट से, यानी कि 5,000 नहीं दिया होगा, तो 1 लाख में से 5,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1 लाख में से 5,000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कैश बुक में कितना दिखाएंगे 95,000। ठीक है, लेकिन ड्यू तो पूरे 1 लाख का बनेगा, तो ड्यू वाले में तो हम 1 लाख पूरा दिखाएंगे। यहाँ देखो ड्यू तो 1 लाख का बनेगा, लेकिन जब बैंक वाली एंट्री करेंगे तो वहाँ 5,000 का कॉलिन एरियर है, तो वहाँ 95,000 आ जाएगा, इसलिए हम कैश बुक में 95,000 ही दिखाएंगे। इसके बाद कंपनी क्या कर रही है, जो 500 शेयर पर कॉल्सिन एरियर था, जिसकी वजह से कंपनी उसके शेयर को क्या कर रही है, फॉरफिट कर ले रही है। अब फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो 500 शेयर फॉरफिट किया गया है और कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, क्योंकि पूरा फाइनल कॉल तक कॉल की गई है, तो 50 रुपया पूरा कॉल्ड अप बनेगा, 25,000 आ जाएगा। और टू कॉल सिनेरियर 500 शेयर पे 15 रुपया फर्स्ट कॉल का और 10 रुपया फाइनल कॉल का, यानी 25 रुपया उसने नहीं दिया था, तो 500 गुणे 25 करेंगे तो 12,500 आ जाएगा कॉल सिनेरियर में। ठीक है, और कितना वो दे दिया था, तो 500 रुपया, 15 रुपया एप्लीकेशन का और 10 रुपया अलॉटमेंट का, यानी 25 रुपया दे दिया था, मतलब 12,500 दे दिया था। तो ये जो 12,500 उसने दे दिया था, ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, इसको जब्त कर लेगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम री इशू करेंगे, री इशू की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ देखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है 55 रुपये में, 300 शेयर 55 रुपये में, तो 300 शेयर को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,500 आ जाएगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल में इसमें तो फेस वैल्यू दिखाते हैं 300 शेयर, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितना है टोटल 50, तो यहाँ 15,000 और प्रीमियम कितना था 5 रुपया, तो 300 शेयर पे 5 रुपये के रेट से 1,500 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी एंट्री करते हैं कैपिटल रिजर्व वाली, तो एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये जो अमाउंट है ना, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो कंपनी ने जब शेयर को फॉरफिट किया था तो कंपनी 500 शेयर को फॉरफिट करके 12,500 का प्रॉफिट कमाई है, लेकिन वही शेयर जब कंपनी री इशू कर रही है, मतलब कितना, सिर्फ 300 शेयर जब कंपनी री इशू कर रही है, तो उसको अच्छा लॉस वॉस कुछ नहीं हो रहा। तो अब हमें ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि देखो कंपनी जब शेयर को फॉरफिट कर रही है, 500 शेयर को फॉरफिट कर रही है, तो उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और जो शेयर री इशू कर रही है वो सिर्फ 300 शेयर री इशू कर रही है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि अगर कंपनी 300 शेयर फॉरफिट करती तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होता। तो देखो अब हम यहाँ निकालना पड़ेगा, एक नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व का फार्मूला क्या था, 1 कब आता है, जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं, इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड सॉरी, माइनस 2 का मतलब होता है कि जब हम शेयर को री इशूड करते हैं अगर डिस्काउंट पे तब आता है, लेकिन यहाँ हमने प्रीमियम पे किया है तो इस 2 का कोई काम नहीं आएगा यहाँ पे। तो देखो हमने जो शेयर फॉरफिट जब किए हैं तो उस समय हमको कितना, यानी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ 12,500 का, और ये 12,500 का जो प्रॉफिट हुआ ये 500 शेयर पे हुआ है, तो 500 से डिवाइड कर देंगे और हमको निकालना कितने शेयर का 300 का, तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस, तो ये तो था नहीं 2 वाला कॉलम है नहीं, उसको 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 7,500। ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब जो हम 300 शेयर अगर हम फॉरफिट करते और 300 शेयर ही रीइशूड करते तो हमारा नेट प्रॉफिट कितने का होता, 7,500 का। एक बार फिर से मैं कैलकुलेशन समझा देता हूँ। इसका फार्मूला होता है 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, यानी जितने शेयर हम रीइशू कर रहे हैं,
यानी कि 300 अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितना शेयर फॉरफिट किए थे 500, माइनस 2 का मतलब होता है जब हम री इशू करते हैं डिस्काउंट पे तब ये 2 वाला अमाउंट आपको मिलेगा। वैसे यहाँ पे हमने प्रीमियम पे इशू किया इसलिए कुछ आएगा नहीं, तो वहाँ हम 0 लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 7500 आ जाएगा जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये सारी जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने डिस्कस किए वो सभी आपको समझ में आए होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है गाइस। इस वीडियो को मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए गाइस, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, इस बात की तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।